प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 5 जनवरी को शुरू होने वाले डीजीपी आईजीपी के 3 दिवसीय सम्मेलन को पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंचों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री 6 से 7 जनवरी को सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वो शीर्ष पुलिस के साथ बातचीत करने के अलावा इसे संबोधित करेंगे। इस बार एजेंडे में मुख्य विषयों में से एक नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक योजना बनाना है। पिछले महीने अपने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद ने 3 प्रमुख आपराधिक सुधार विधेयक पारित किए और वो है भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक दूसरा 2023। ये देश के आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से बदल देते हैं और भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 187। जयपुर में 3 दिवसीय सुरक्षा सम्मेलन में ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह नए आपराधिक कानूनों को लागू करना और नई प्रक्रियाओं को अपनाने की चुनौतियां शीर्ष एजेंडा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, नए कानून सजा के बजाय न्याय देने पर केंद्रित है और इन कानूनों को लागू करने से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएगी। श्री शाह ने नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए स्टेशन हाउस अधिकारी से लेकर महानिर्देशक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और थाना से मुख्यालय स्तर तक प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डेटाबेस को जोड़ने और एआई संचालित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शुक्रवार को कोर राज्य पार्टी इकाई की बैठक में भाग लिया, जहां नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक के बारे में बोलते हुए राज्य पार्टी अध्यक्ष बिंदल ने कहा, कोर ग्रुप पार्टी के नेताओं की एक विशेष बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की। ये बैठक पार्टी के लिए वैचारिक और 2024 के लोकसभा चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को सोलन में एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 1 साल में एक भी वादा नहीं पूरा किया गया। झूठ बोलकर और लोगों को धोखा देकर राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को लोगों से जुड़ने और उनकी सेवा करने की जरूरत है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। रैली को संबोधित करने से पहले नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की सोलन जिले में एक मेगा रोड शो किया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों पर हमले को लेकर शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी की सरकार का बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भाजपा ने सुश्री बनर्जी के इस्तीफे और लोगों के साथ साथ जांच एजेंसी के अधिकारी से माफी मांगने की भी मांग की, जिन्हें हमले में गंभीर चोटें आई हैं। पार्टी की ये प्रतिक्रिया तब आई जब प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों पर कथित तौर पर टीएमसी नेता शेख शाहजहां के समर्थकों द्वारा हमला किया गया और उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जब उन्होंने आज सुबह राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में उत्तरी 24 परगना जिले में उनके आवास पर छापा मारने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार ईडी अधिकारियों को अपने क्षतिग्रस्त वाहन छोड़कर ऑटो रिक्शा और 2 पहिया वाहनों से संदेह सकली से बाहर जाना पड़ा। कम से कम 2 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले गया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वॉर रूम की स्थापना करते हुए अपने बूथ से जुड़े अभियान शुरू किया। ये कार्यक्रम बूथ स्तर पर अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल करने का प्रयास करता है, जिसके लिए पार्टी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने अभियान के माध्यम से लोकसभा और दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने कांग्रेस के भीतर आधुनिक सोशल मीडिया उपकरणों में दक्ष युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कर्नाटक की एक अदालत ने शुक्रवार को 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुबली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में आरोपी श्रीकांत पुजारी को जमानत दे दी। पुजारी को जमानत देते हुए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसन्ना बी ने कहा, याचिकाकर्ता की इस स्तर पर जमानत खारिज करने के लिए कोई वैध, अच्छा और बाध्यकारी आधार नहीं था। श्रीकांत को हुबली शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने 29 दिसंबर को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शिकायतकर्ता मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 1992 की रात को पुजारी सहित आरोपी व्यक्तियों हिंदू कार्यकर्ताओं के रूप में पहचाने जाने वाले ने कथित तौर पर एक गैर कानूनी सभा बनाई और एमजी बाजार में दुकानों में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को 1,85,000 का गलत नुकसान हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी भी थे। रेड्डी ने सीतारमण से पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 450 करोड़ रुपए की दर से 2019 से लंबित 1,800 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य को 15वें वित्त आयोग के अनुदान से 2,233.54 करोड़ रुपए का बकाया जारी करने और हैदराबाद के विकास के लिए अलग से धनराशि जारी करने की भी मांग की। राजनाथ सिंह के साथ अपनी बैठक में मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में सड़कों और ऊंचे गलियारों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाली भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। रेड्डी ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए मेदिपट्टनम के रायतू बाजार में एक स्काई वॉक के निर्माण के लिए 0.21 हेक्टेयर रक्षा भूमि के हस्तांतरण का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि रक्षा भूमि के हस्तांतरण में देरी के कारण मेदिपट्टनम खंड को छोड़कर स्काई वॉक का निर्माण पूरा हो गया था। राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठापन के बाद तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए केंद्र के कई विभाग पवित्र शहर में आगंतुकों की सुविधा के लिए राज्य मशीनरी के साथ लगातार संपर्क में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि हर दिन 1 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है और 24 जनवरी को मंदिर को जनता के लिए खोले जाने से पहले व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और कई लोग डेरा डाले हुए हैं। वहां वो अभिषेक समारोह की निगरानी करेंगे और तीर्थ यात्रियों की आमद की तैयारी भी करेंगे। श्रद्धालुओं की पूछताछ और बुकिंग में अचानक वृद्धि के कारण टूर ऑपरेटर्स और होटल्स को भी काफी व्यस्तता का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या मंडल के आयुक्त गौरव दयाल ने हाल ही में शहर के होटल मालिकों के साथ एक बैठक की और उन्हें घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों के परेशानी मुक्त रहने के लिए कमरे सजाने का निर्देश दिया। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास शुक्रवार शाम को अपहृत मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर सवार सभी 21 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया। जहाज से SOS कॉल के तुरंत बाद नौसेना ने एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और प्रेडेटर MQ-9 ड्रोन तैनात किए। 84,000 टन वजन के जहाज पर 15 भारतीयों सहित 21 सदस्य सवार थे, जो सभी सुरक्षित है। SOS कॉल के दौरान पता चला कि जहाज पर 5 या 6 अज्ञात सशस्त्र कर्मी आए थे। भारतीय नौसेना के विशिष्ट मार्कस कमांडो को खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए जहाज पर भेजा गया था। पूरे जहाज की सफाई करने के बाद कमांडो ने जहाज पर अपहरणकर्ताओं की अनुपस्थिति की पुष्टि की। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा, समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण के प्रयास को संभवत त्वरित प्रतिक्रिया और जोरदार चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि 4 जनवरी तक 12 राज्यों से कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के कुल 619 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से 199, केरला से 148, महाराष्ट्र से 110, गोवा से 47, गुजरात से 36, आंध्र प्रदेश से 30, तमिलनाडु से 26, दिल्ली से 15, राजस्थान से 4, तेलंगाना से 2 और एक मामला उड़ीसा और हरियाणा से सामने आया है। अधिकारियों ने कहा कि भले ही मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस समय चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अधिकांश संक्रमित मरीज घर पर इलाज कराना पसंद कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि बीमारी हल्की है। केंद्र ने पहले ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि और JN1 सब वेरिएंट का पता लगाने के बीच निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है।